कुछ फ़रेब ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ सच मान लिए जाते हैं। कुछ झूठ ऐसे होते हैं कि उनको बार बार दोहराया जाता है और वो भी सच लगने लगते हैं। आज कुछ ऐसे ही फ़रेब, कुछ ऐसी ही कहानियां, कुछ ऐसे ही झूठ आपके सामने खोलेंगे और तारीख के आईने में उनको देखेंगे कि क्या वाकई ये नैरेटिव जो भारत की तरफ से फैलाया जाता है, और फ्रैंकली पाकिस्तान के लिबरल्स भी उसमें अपनी आवाज़ शामिल करते हैं, कि सारी जंगें पाक और भारत के दरमियान होने वाली ये पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई थी, और ये कि पाकिस्तान को इनमें हमेशा शिकस्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हम जाएंगे 1947-48 और वहां से ऑल द वे आएंगे 2025 तक की जो जंगें हुई पाकिस्तान भारत की, एक एक करके आपके सामने खोलेंगे। लेट अस स्टार्ट विद 1948। 1947 में जब कश्मीर का तनाज़ा स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भारत की फौजें और पाकिस्तान से कबायली लश्कर कश्मीर में इकट्ठे हुए और लड़ाई स्टार्ट हुई। और हुआ ये कि वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती वो इलाका था और उसूल के तहत उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन गैर मुस्लिम जो वहाँ पे राजा था उसने इंडिया के साथ इल्हाक का फैसला किया। बेअसूली की बात थी और यही वजह है कि पाकिस्तान से फिर जो कबायली लश्कर है वो वहाँ पे गए और एक लड़ाई का समा बना। याद रखें कि ये वो वक्त है कि जब कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा कुछ भारत के पास था। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ लड़ाई जारी थी। कहीं कहीं इंडिया को भी कामयाबी मिल रही थी, लेकिन ज़्यादातर उसकी फ़ौजें, उसके जो मकबूजा इलाके थे वो पाकिस्तान के पास आ रहे थे। उसकी फ़ौजें बेबस नज़र आ रही थी ना। ओबियसली मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको मेरी ये बात बायस लग सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तारीख के आईने में, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की रोशनी में। तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या हैं? वो ये है कि मुख्तलिफ अदाद व शुमार हमें ये बताते हैं कि जंग जब स्टार्ट हुई तो ये 100% इलाका कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा भारत के कब्जे में था। लेकिन तकरीबन 38% से लेकर 43% तक का इलाका जो है ये पाकिस्तान ने भारत से छीना। और उस वक्त अप टू 57% की वो जो उसके जो जब कब्जा रह गया तो उस वक्त इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जंग बंदी कराई जाए। जी हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये बात हैरत का बायस होगी कि क्या इंडिया ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी? तो यस, एब्सोल्युटली इंडिया ने की थी और उसके पीछे एक बिल्ड अप है। मिसाल के तौर पे इस मामले में मारूफ बरतानवी मौरख एलिस्टर लैम्ब अपनी किताब कश्मीर ए डिस्प्यूटेड लेगेसी में लिखते हैं, Mountbatten feared that a prolonged war could internationalize the conflict further, possibly drawing in other powers or destabilizing region। यानी लॉर्ड माउंटबैटन को यह खतरा था कि इससे और भी स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं और इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं है, वो एक तवील लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि माउंटबैटन ने नेहरू को इन्फ्लुएंस किया कि तुम सीज फायर करो और यूनाइटेड नेशंस में जाओ, वहां पे अपना मुकदमा लड़ो, यहां से अपनी जान छुड़ाओ ना। स्टेज पे आप पूछ सकते हैं कि इस चीज़ का क्या सबूत है कि भारत ही यूनाइटेड नेशंस गया और इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है कि भारत यूनाइटेड नेशंस गया। तो देखें, मैदान जंग में जब दो कुव्वतें बरसरे पैकार हों और उनमें से एक कुव्वत किसी तीसरी जगह पे जाके दरवाज़ा खटखटाए और कहे कि सीज फायर कराएं, तो प्रैक्टिकली वो एक सरेंडर होता है जो कि भारत ने किया। लेकिन क्या एविडेंस है इस चीज का कि भारत ने वाकई ही सरेंडर किया? तो इसके लिए भी क्या कोई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मौजूद हैं? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आप यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, उस जमाने की में जो जो तारीख लिखी गई या बाद में जो तारीख लिखी गई जिसमें उस जमाने के रेफरेंसेस इकट्ठे किए गए, तो ये बात बिल्कुल वाजे है कि ये दरखास्त भारत की तरफ से की गई थी। मिसाल के तौर पे द कश्मीर डिस्प्यूट में AG नूरानी, जो उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ थे, जनरल सर रॉय बुशर, उनके हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने ये एडवाइज किया कि इंडियन फोर्सेस ओवर स्ट्रेच्ड हो चुकी हैं और जो सीज फायर है ये स्ट्रेटेजिकली वाइज है इंडिया के लिए। ऐसे ही वाइट पेपर ऑन कश्मीर जो कि भारतीय रियासत ने, हुकूमत ने बाद में उसको इशू किया, उसके पेज नंबर 8 पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। वो लिखते हैं, they could ill afford to estrange the conference leaders at a time when the United Nations they could ill afford to estrange the conference leaders at a time when the United Nations intervention, interestingly invoked by India against the aggression of Pakistan, had put the Indian government ऑन क्रॉस रोड्स। यानी वो नेहरू और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स उस जमाने में जो इंगेज थे
उनके बारे में तबसरा करते हुए इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं, कन्फेस करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन से वो खुद को जुदा नहीं कर सकते थे, बिलखुसूस उस वक्त जब ये दरख्वास्त दी ही भारत की तरफ से गई थी ना। अब सवाल ये है भारत से और पाकिस्तान के लिबरल्स से, जो ये कहते हैं कि उस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, कि अगर इंडिया वाकई ही वो जंग जीत रहा था तो इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी थी सीज फायर की रिक्वेस्ट करने की और यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान की शिकायत लगाने की। आप सारा कश्मीर ले सकते थे, गिलगित बल्तिस्तान ले सकते तो आप ले लेते, लेकिन हकायक इस चीज़ के टोटल इससे ऑपोजिट हैं। हकीकत ये है कि ये जंग शुरू हुई इस वजह से कि उसूल की खिलाफ वर्जी की गई, और जब ये शुरू होती है तो उस वक्त ये 100% इलाके ये इंडिया के पास हैं, और जब ये ख़त्म होती है तो उस वक्त 43% तक के इलाके पाकिस्तान के पास हैं, और इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि आप सीज फायर करें, जो कि प्रैक्टिकली एक सरेंडर है। चलते हैं 1965 की तरफ। 1965 के हवाले से बिलखुसूस एक गलत फहमी पाई जाती है। भारत बहुत ज़्यादा क्लेम करता है कि ये जंग भारत जीता और ये पाकिस्तान ने शुरू की थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था और उसके जवाब में भारत ने जवाब दिया था, एंड सो फोर्थ। और इसी बात को एको करते हैं पाकिस्तानी लिबरल्स, और वो कहते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टडीज़ में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है वो गलत है। हकीकत यह है कि ये जंग पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी ना। पहले मैं पाकिस्तानी लिबरल्स को एड्रेस करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट किया और आप ये समझते हैं कि ये जंग थी पाकिस्तान की तरफ से जिसके जवाब में भारत ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की, तो दर हकीकत आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर असल में भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था। क्या ही एक शर्मनाक स्टेटमेंट है, जबकि यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स, उसकी करारदादें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कराची एग्रीमेंट है मिसाल के तौर पे, ये सारे कंफर्म करते हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। खैर, ये भी सवाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान ने वहां पे ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों किया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ से सारा कुछ हो रहा था, ये भी एक गलत फहमी है। और जैसे फ़लस्तीन वाले मामले पे बहुत से लोगों की तारीख जो है वो अ, अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होती है, ऐसे ही इस मामले में जो तारीख है वो ऑपरेशन जिब्राल्टर जिब्राल्टर से स्टार्ट हो रही है। हालांकि हकीकत ये है कि 1948 से लेकर 1965 के दौरान, इस अरसे के दरमियान, पाकिस्तान और भारत वक्फे वक्फे से हालत जंग में रहे। इनफैक्ट ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि वो थ्रू आउट हालत जंग में रहे, लेकिन वक्फे वक्फे से जंग के जो उसके मीन्स हैं, वो क्रॉस फायर है, वो एक दूसरे के इलाके में इंकर्जन्स हैं, ये करते रहे। और एक दूसरे के इलाके से मुराद ये नहीं कि जो लेजिटमेट कब्जा में इंडिया का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ या मैं उसे कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस इलाके पे इंडिया का कब्जा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इंडिया ने क्या किया, इससे पहले वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान वॉच और इस तरह के वहाँ पे इस तरह के एंडेवर्स किए, कोशिश की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक मुज़ाहमत उभरे, लेकिन वो कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान किसी भी इलाके में कामयाब नहीं हो सका। इस वजह से कि यहाँ के जो इलाके के जो लोग थे अक्सरीती वो मुस्लिम थे, पाकिस्तान के साथ एक नेचुरल उनकी एक एफिलिएशन, एक मोहब्बत थी, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुसल्ला मुज़ाहमत को तो वो हवा नहीं दे सके। लेकिन बहरहाल वो आज़ाद कश्मीर पे फायरिंग वगैरह करते रहे, पाकिस्तान भी करता रहा। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने पूरी नज़र रखी हुई थी डेवलपमेंट्स पे कि किस तरह से उन इलाकों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है। अब ये इंडिया अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कुछ कर सकता था वो कर रहा था, पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कुछ कर सकता था वो कर रहा था। यानी कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था जहाँ पे दोनों मुल्क जंग के अंदर जो भी एक्सेप्टेबल मीन्स हैं वो सारे के सारे यूज कर रहे थे। ना कुछ लोग कहते हैं कि जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, इट्स एन अब्सर्ड थिंग, ऐसा नहीं है। हर चीज के अंदर रूल्स होते हैं। तो जो इंडिया कर रहा था वो अपने मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल ठीक कर रहा था। उसके अंदर क्रॉस फायर भी था, या पाकिस्तान के भी जो कश्मीर है उसके ऊपर हमला भी कर रहा था, ये सारा कुछ वो बार बार कर रहा था। उसी सिलसिले की एक एक्सटेंशन थी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। याद रखें कि दोनों मुल्क हालत जंग में थे। इंडिया तो जहां तक हाथ पड़ रहा था वो डाल रहा था, जो पाकिस्तान का हाथ इससे ज्यादा पड़ा पाकिस्तान ने डाला, तो ये शुरुआत पाकिस्तान ने नहीं की, ये शुरुआत इंडिया ने की हुई थी। और अपने इलाके हारने के बाद 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस ने रेफरेंडम का कहा वो उससे मुनकर था, ये शुरुआत इंडिया ने की हुई थी। लेकिन एक मिनट के लिए हम अगर ये भी मान लें कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने किया
नए सिरे से किया। हालांकि ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ने शुरुआत की, इंडिया भी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता था वो कर रहा था, डिस्प्यूटेड एरिया था। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन की तो वो एक डिस्प्यूटेड रीजन में की जिसको इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड तस्लीम किया जाता है। इंडिया ने जो हरकत की कि वो सॉवरन बॉर्डर्स को उसने क्रॉस करके लाहौर और सियालकोट पे कब्जा करने की कोशिश की। ये कहना गलत है देयरफॉर भारत का और पाकिस्तानी लिबरल्स का कि पाकिस्तान ने कश्मीर में इंकर्जन्स की, जिसका जवाब भारत ने दिया। कश्मीर का मामला पहले से ही चला आ रहा था, जो भारत कर सकता था वो कर रहा था, जो पाकिस्तान कर सकता था वो कर रहा था। लेकिन एक सॉवरन बॉर्डर को, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर को वायलेट करके पाकिस्तान के अंदर आना, ये भारत ने जो काम किया है, एक्ट ऑफ वॉर ये था। एक्ट ऑफ वॉर अगर आप कश्मीर में जो पाकिस्तानी इंकर्जन्स हैं, ये जो इंडियन इंकर्जन्स हैं, उनको अगर आप कहते हैं तो फिर आप ये माने कि 1948 से दोनों जंगें चली रही थी, लेकिन कश्मीर में चल रही थी। इंटरनेशनल बॉर्डर क्या, पाकिस्तान ने क्या जलंधर पे कब्जा करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने क्या राजस्थान पे कब्जा करने की कोशिश की, उसी डिस्प्यूटेड एरिया में कहा काम किया जिसमें दोनों ही कर रहे थे अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक। लेकिन उसका जो जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया, वो जिस तरह उसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिकॉर्ड किया कि टैंकों की जो जंग थी, पाकिस्तान को किस तरह से फतह मिली, उस वक्त ज़माने का जो इंटरनेशनल मीडिया है, कि एक रिलेंटलेस किस्म का जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया। पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ कामयाबियां हासिल की, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कितना ज़बरदस्त काम किया, पाकिस्तान की बड़ी फौज ने कितना ज़बरदस्त काम किया, वो सारे का सारा एक तारीख का हिस्सा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक क्वेश्चन है कि भारत ये कहेगा कि हमने भी बहुत कुछ किया, पाकिस्तान कहेगा हमने बहुत कुछ किया, तो क्या कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें असल कहानी तक लेके जा सकें? एंड द आंसर इज यस। हकीकत यह है कि 1965 की जंग में सीज फायर की ख्वाहिश भी इंडिया की ही थी। ना क्या इस चीज़ का कोई वाज़ेह सबूत है कि इंडिया ने जाके आगे पिछले मुल्कों को जाके कहा कि हमारी आप जान छुड़ाएं? ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द केस, लेकिन कुछ सीक्वेंस ऐसा है जिसको अगर इकट्ठा करें तो बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे किंग्स कॉलेज लंदन में एक आर्टिकल रुद्रा चौधरी ने पब्लिश किया या उनके नाम से पब्लिश हुआ, जिसमें जो फुल स्केल सितंबर की जंग है, इससे पहले जो एक इंटरेक्शन हुआ, अल्टरकेशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, उसके हवाले से उनकी तहरीर बहुत दिलचस्प है। इट गोज समथिंग लाइक दिस: Pakistani troops were 2 kilometers inside Indian territory, according to Indian platoon commanders in the area. The first major contact took place on April the 9th. By the end of third week of April, General J.N. Chaudhary, the Indian Chief of Army Staff, confessed that he was faced with a crisis. Pakistan had deployed US-made M24 Shafi tanks in squadron force. The active fighting had moved swiftly from Kanjarakot to a 30-mile stretch. Chaudhary was in no mood for a fight. Neither was the army prepared for anything more than a limited skirmish. At the time, the army did not have the required capabilities in place of Kutch, especially the required armor to Pakistan's deployment of tanks. In fact, India's own Soviet-made T-76 tanks were being uncrated in Ahmednagar in state of Maharashtra, hundreds of kilometers away from the front line in Kutch. इसके बाद वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, कि जो टैंक्स वो यूज़ कर रहे हैं भारत के खिलाफ वो नहीं कर सकते थे। देयरफॉर उन्होंने अमेरिका से मदद की अपील की कि आप आके इस मामले को ख़त्म करें। ना ये तो होगी जो सितंबर की जंग है उससे पहले के हालात, यानी कि इंडिया को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो पाकिस्तान से लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब जहाँ तक 1965 की जो सितंबर की जो लड़ाई है, उसमें तो ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया सियालकोट में, और मैं आगे बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसको किस तरह से कवर किया, कितने उसमें टैंक्स इस्तेमाल हुए, कितना पाकिस्तान ने किस तरह से वो लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, जब उसने सीज फायर डिमांड किया, तो अगरचे वो सीज फायर की डिमांड जो है वो 23 की थी, लेकिन इंडिया ने फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने फिर डिले किया। अब इसमें दो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, एक 17 तारीख की भी है कि इंडिया ने 17 सितंबर को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा ये है कि 22 को किया, लेकिन पाकिस्तान ने कंडीशंस रखने के बाद 23 को किया, यानी कि पाकिस्तान सीज फायर के कोई मूड में नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप एक इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत होते हैं, जो ग्लोबल सिस्टम है, आप उसके जो रूल्स हैं आप उससे अबाइड बाई करते हैं, तो पाकिस्तान को भी इवेंचुअली सीज फायर एक्सेप्ट करना ही था, जो कि उसने किया। लेकिन
इंडिया ने जितनी तेजी से सीज फायर को एक्सेप्ट किया, इससे ये बात वाजे हो जाती है कि ये ख्वाहिश इंडिया की ही थी। नाउ एक ही साल में अगर आप एक बार अमेरिका से मदद मांगते हैं और आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो लड़ने के मूड में ही नहीं है और वो अपनी प्रैक्टिकल पर्पसेस के तौर पे देखा जाए तो शिकस्त को तस्लीम कर रहा है, और जो फुल स्केल जंग लगती है उसमें सीज फायर को वो आनन फानन एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस जस्ट गोज टू शो कि वो जो इंडिया का नैरेटिव या पाकिस्तानी लिबरल्स का है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कुश्तों के पुश्ते लगाए थे, वो सारे का सारा झूठ है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये सारी की सारी आप वेरीफाई कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में। मिसाल के तौर पे रेजोल्यूशन 209 में, रेजोल्यूशन 210 में और रेजोल्यूशन 211 में, जो कि 20 सितंबर 1965 को जो सीज फायर जिसमें डिमांड किया गया, इससे पहले जो था वो 6 सितंबर को भी किया गया एंड सो फोर्थ। लेकिन ये मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं ये आपके सामने रखने का मकसद यह है कि आप खुद जाके वेरीफाई कर लें कि कितना जल्दी इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अगरचे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पाकिस्तान ने सीज फायर को इंडिया के बाद एक्सेप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान ये एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। ये 1965 के हालात ये भी आपके सामने आ गए। अब हम बढ़ते हैं 1971 की तरफ। ये वो वाहिद जंग है जिसके बारे में इंडिया कह सकता है कि उसने पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल की। यहाँ तक तो बात आपने सुनी होगी, इसके अलावा कुछ आपने मजीद बातें सुनी होंगी कि पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने वहाँ पे सरेंडर किया था, और ये कि उसके बाद भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की थ्रू आउट, जूं ही गए सारा कुश्तों के पुश्ते लग गए दिस एंड द अदर। लेकिन इसके अंदर जो हकीकत है और उसके अंदर जो नुआंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। सबसे पहले ये कि जो दिसंबर 1971 की जंग है, आमतौर पे इसका जिक्र वहाँ से शुरू किया जाता है, लेकिन एक्चुअली हमें सितंबर में भी जाना चाहिए। हकीकत ये है कि दिसंबर से पहले अराउंड सितंबर के टाइम में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान पे कई हमले किए जिन्हें प्रीएम्प्टिव शेपिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। कि इनका मकसद ये होता है कि आप दुश्मन की जो सप्लाई लाइन है आप उसको आप रोक दें, आप कुछ इलाकों पे पेशगी कब्जा हासिल कर लें एंड सो फोर्थ। लेकिन इन हमलों में भारत का खातर खा नुकसान होता रहा। मिसाल के तौर पे गोपालगंज और जयसूर के इलाकों में भारत ने दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उन हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान की जो 14th डिवीजन, 9th डिवीजन और कुछ दीगर मकामी यूनिट्स थे उन्होंने भारत को पसपा किया। इस सिलसिले में श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1961 ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, एक पैसेज उनसे मंसूब है जिसमें वो कहते हैं कि इंडियन आर्मीज अर्ली ऑपरेशंस वर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, they faced stronger than expected resistance from Pakistani formations that had not yet been degraded. ऐसे ही एक और जगह लिखते हैं, Indian attempts to seize forward areas before the official outbreak of war met with stiff Pakistani resistance. अब सवाल ये है कि दिसंबर 1971 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपर हैंड मिला। तो इसके लिए हमें कुछ बुनियादी फैक्ट्स एंड फिगर्स समझने ज़रूरी हैं जो आर्मी के जो मिलिट्रीज के जो नंबर हैं उसके हवाले से। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे 93,000 फौजी थे, ये एक सरासर झूठ है, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के वहाँ पे तकरीबन 30 से 40,000 फौजी मौजूद थे। यानी पाकिस्तान के 3 डिवीजन जो 12 से 15,000 जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये 3 यूनिट्स मौजूद थे। अगर इनको सबको जमा किया जाए तो फिर भी ये कोई 30-40,000, जो मोस्ट ज़्यादा एक्यूरेट जो एस्टिमेशंस हैं वो तकरीबन 34 से 36,000 हैं, और ये एक लंबे एरिया पे स्ट्रेच है। दूसरी तरफ जो इंडिया ने अटैक किया उसमें 6 फुल डिवीजन्स उन्होंने इंगेज किए, जो कि तकरीबन कोई 50 से 60,000, पॉसिबली इससे भी ज़्यादा जो उनकी आर्मी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अटैक किया। और उसके साथ साथ जो उनकी नेवी है उसने इंगेज किया, और जो इंडियन एयर फोर्स है उसमें अराउंड 150 फाइटर जेट्स उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जबकि पाकिस्तान आर्मी के पास ना एयरफोर्स की सपोर्ट थी ना नेवी की सपोर्ट थी। और ये जो 50-60,000 लोग इंडियन आर्मी के प्लस 150 त्यारे, इनके साथ साथ मुक्ति बाहिनी के अराउंड 1 लाख तरबियत याफ्ता लोग भी इनके साथ लड़ रहे थे। यानी कि 34-35,000 जो पाकिस्तान आर्मी है उसके मुकाबले में तकरीबन 1,60,000 दुश्मन, जिसमें से 1 लाख जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर वाले थे जिसके लिए दुनिया की कोई आर्मी ट्रेन नहीं होती है। अमेरिका ने वियतनाम में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, जो गोरिल्ला वॉरफेयर है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो आर्मी आमतौर पे उसके लिए उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। और फिर 150 उसमें हथियारे और नेवी की सपोर्ट, ये सारा वहाँ पे पाकिस्तान को
ये फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वहां पे अपर हैंड नहीं मिला। और हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ने के मकसद में कामयाब हुआ ना। आप इस पे हजारों सवाल उठा सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स कहाँ थी, पाकिस्तान ने अमेरिका पे इतना डिपेंड क्यों किया, पाकिस्तान ने क्यों इंतज़ार किया कि अमेरिका की तरफ से जो मदद है वो आएगी, और वो इसलिए आएगी कि रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तो नेचुरली अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को यकीन दहानी उसने दिलाई है। यस, इन सारी ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस हैं, आप इन पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो ग्राउंड पे चीज़ें मौजूद हैं वो क्या थी। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल उठता है कि पाकिस्तान के बहुत से सेकुलर्स, परवेज हुद भोई साहब जैसे लोग, वो ये कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया तो 1971 में ख़त्म हो गया था। लेकिन हकीकत यह है कि दो कौमी नज़रिया एक्चुअली 1971 में ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ था, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटता और पाकिस्तान का जो टूटा हुआ या जुदा हुआ हुआ हिस्सा है वो भारत के अंदर मर्ज हो जाता, तो फिर तो वाकई टू नेशन थ्योरी की कोई हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी ना रहती। लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद, यानी कि जो नया मुल्क बना है वो भी एक अलहदा मुल्क बना है, मुसलमानों का मुल्क बना है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो मर्जी कहे, लेकिन वहाँ पे जो एवरीडे लाइफ है वो इस्लामिक लाइफ लोग लीड कर रहे हैं। तो ये सबूत है इस चीज़ का कि जो टू नेशंस हैं, मुस्लिम्स और हिंदूज, ये आइडियोलॉजी बिल्कुल सॉलिड है। यही वजह है कि मुल्क टूटने के बाद भी एक और मुस्लिम मुल्क बना। ये नहीं हुआ कि वो भारत के अंदर वापस मर्ज हो गए और कहा कि हम और आप इकट्ठे रह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कारगिल 1999। कारगिल की जंग जो भारत ने अपने मीडिया पे जीती, और पाकिस्तान के लिबरल्स ऑफ कोर्स उनके मुताबिक वो उन्होंने जीती, लेकिन क्या हकीकत वाकई ही ऐसी ही है जैसी हमें दिखाई जाती है? भारत का अपना एक, उसका एक, हो सकता है कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने अचीव किए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को श्रीनगर पहुंचने से रोकना था, मिसाल के तौर पे वो हाईवे जो श्रीनगर जा रही थी उसको सेवरेंस से बचाना था, एंड सो फोर्थ। लेकिन हकीकत ये है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्वाइट ऑफ्टन रेट्रोएक्टिवली लिखे जाते हैं, यानी कि जो आपने अचीव किया है, लोग ये करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स उसके अराउंड लिख देते हैं, ये बताने के लिए कि हमने सब अचीव कर लिया है। यानी कि इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि एक दीवार के ऊपर अगर एक सर्कल है और आप एक तीर मारें और वो सर्कल के अंदर जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने तीर ये मारना है, देयरफॉर आप उसमें कामयाब हो गए। लेकिन आप वैसा ही ये तीर मारें और वो दीवार में जहाँ कहीं लगे वहाँ पे आप तीर के अराउंड एक सर्कल बना दें बाद में और कहें कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, तो वही इस तरह से तो नहीं होता। तो इंडिया बाद में जो मर्जी कहे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था, और पाकिस्तान जो मर्जी कहे, अगेन मैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बात करना चाहता हूँ, खुद को वहाँ पे महदूद रखना चाहता हूँ। तो वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ये हैं कि कारगिल में 7 कंटेस्टेड पहाड़ियाँ थी। 7। वो कौन कौन सी थी? पर उनके नाम ये थे: टाइगर हिल, .5353, आफ्ताब 1, सैडल रिज, बंकर रिज, चंग्रोटी, दलोंग या दलवन। ये वो 7 कंटेस्टेड पहाड़ियां थी कि जब ये जंग स्टार्ट होती है। लेकिन जब जंग खत्म होती है तो स्वाय टाइगर हिल के बाकी सारी 6 पाकिस्तान के कब्जे में ही हैं। अब इंडिया ने उस पर बड़े और मौकफ देने के, नहीं वो एलओसी के करीब थी और ये थी और वो थी, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो कॉन्टेस्ट था, ये वो तनाज़ा था इन 7 हिल्स पे, जिसमें से एक जंग के बाद इंडिया के पास गई और 6 पाकिस्तान के पास। फ्रैंकली वो आज भी पाकिस्तान के पास ही हैं। तो ये कौन सी जंग है जो आपने एक हिल रिक्लेम करने के बाद कहा कि हम कारगिल की सारी जंग जीत गए हैं? भाई 5353 भी वहीं पे है, आफ्ताब 1 भी वहीं पे है, सैडल सैडल रिच भी वहीं पे है। ये क्यों नहीं लिया आपने? और ये वो सारी वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है जो इंडिया के मिलिट्री अकाउंट्स में भी वेरीफाइड है, पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनली भी। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आज भी आप देख सकते हैं कि ये हिल्स किसके पास हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो टाइगर हिल है ये गई, आखिरकार ये क्यों गई? अब इंडिया का एक मौकफ है कि भाई हमने रिलेंटलेस किस्म की फायरिंग की, आर्टिलरी को लेके आ गए, हम इंडियन एयरफोर्स को लेके आ गए। लेकिन हकीकत तो यह है कि उसमें भी इंडिया के 2 तैयारे जो पाकिस्तान, वो जो इस जंग में जो है पाकिस्तान के, वो तो मार गिराए गए। MiG-21 भी, MiG-27। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के तैयारे गिराए जाने की तारीख जो है ये बहुत पुरानी है। इट गोज वे बैक। ये कोई सिर्फ 2019 या 2025 की बात नहीं है। अब 2 तैयारे तो आपके वहां पे गिर गए, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपकी एयरफोर्स की वो परफॉर्मेंस तो हमें नजर नहीं आती। अगर वो होती तो 6 पहाड़ियां और भी थी, आप वहां पे भी जाके यही काम करते। ये तो कोई ऐसी भी नहीं कि कोई रॉकेट साइंटिस्ट होना तो जरूरी नहीं है ये बात समझने के लिए।
तो हुआ क्या आखिरकार, ये क्यों पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि हमें यहाँ पे विड्रॉल करनी चाहिए? इसके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग हैं और वो जवाब लिखे हुए हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में, किताबों में, रिसर्च पेपर्स में। मिसाल के तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट्स में लिखा हुआ है कि इंडिया kept its actions limited to retain international goodwill and get the third party to make efforts to ensure Pakistan's withdrawal. इसी चीज़ को अगर शामिल करें क्लिंटन के बयानात से तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि इंडिया ने अमेरिका को अप्रोच किया और थर्ड पार्टीज़ को अप्रोच किया कि वो पाकिस्तान को मजबूर करे कि पाकिस्तान विड्रॉ करे। यानी इंडिया ने जो अपील की अमेरिका से कि ये पाकिस्तान विड्रॉ करे यहाँ से, उस पे अमेरिका ने प्रेशर बनाया पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान, अमेरिका, जाहिर सी बात है अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान से उसने अपनी बात मनवा ली। लेकिन जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है कि इंडिया तो हिस्टोरिकली यही कहता आया है कि ये बायलैटरल बातें होंगी, हम किसी तीसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मामला हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहेगा। तो आप अमेरिका के पास क्यों गए? वाई? कि आप 1965 में अमेरिका के पास गए, आप 1948 में यूनाइटेड नेशंस के पास गए, जो सितंबर की जंग है 1965 की, उसमें आपने ऐसे सीज फायर एक्सेप्ट किए जैसे आप इंतजार कर रहे थे कि कब हमें ये ऑफर हो। 1999 में आप फिर अमेरिका के पास चले गए। वाई? ये सरेंडर होता है मैदान जंग पे, जब आप जंग के दौरान किसी और के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जान छुड़ाए। ये बात हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ये कि जो पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ हुई उसके अंदर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान का ख्याल ये था कि चूंकि हमें विड्रॉल का कहा गया तो हम यहाँ से विड्रॉल करेंगे, और इंडिया का ख्याल ये था कि चूंकि हमने कहा है कि जब तक विड्रॉ पूरा नहीं होता तब तक हम हालत जंग में हैं, तो वहाँ से जो पाकिस्तानी ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे थे उन पे फायर किया गया। उनको ऑब्वियसली पाकिस्तान का उस वक्त जो फौजियों का नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं हुआ जितना इंडिया ने दिखाया। मुझे याद है मैं उस वक्त लाइव कवरेज देखा करता था 99 में, और इंडियन चैनल्स उस वक्त दिखाया करते थे कि पाकिस्तान अपने जो शहीद फौजी हैं, जाहिर सी बात है वो तो शहीद नहीं कहते थे, कि जो उनके डेड सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट में जो मुस्लिम हैं इंडिया के, जो इमाम हैं और इस तरह के लोग हैं, उनको बुला के हम उनके जनाजे पढ़ा रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंगली जो वो जनाजों की फुटेज पढ़ा जो दिखा रहे होते थे, उसमें रुकू भी हो रहे होते थे और सजदे भी हो रहे होते थे, और हम देख के हंस रहे होते थे कि ड्रामा करना ही है तो किसी से पूछ तो लो कि नमाज जनाजा में रुकू और सजदे होते भी हैं या नहीं होते। यार ये थी उनकी हालत। ये मामला भी क्लियर हो गया कि वहाँ पे इंडिया को जाके, माफ़ी चाहता हूँ, इंडिया ने अमेरिका को जाके प्लीड किया कि ये जंग ख़त्म कराएं। तो जंग ख़त्म हुई, लेकिन रिजल्ट आज भी यही है कि 6 हिल्स अभी भी पाकिस्तान के पास हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2019। 2019 में ये हुआ कि पुलवामा में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस पे अटैक हुआ। कोई उनके 40 के करीब जवान जो हैं उनकी जानें गईं। ऑब्वियसली ये एक दहशतगर्दाना हमला था। पाकिस्तान में एक तंजीम ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, और पाकिस्तान ने उस तंजीम को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि उनकी गिरफ्तारियां की, और बिल्कुल खुले माथे इंडिया को ऑफर किया कि आइए इसके हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है भारत के खिलाफ तो हम इन्वेस्टिगेट करके इस मामले को आगे लेके जाएंगे। लेकिन भारत ने उस इन्वेस्टिगेशन में जाने से ही इनकार कर दिया। सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे, जिस पे पाकिस्तान ने कहा कि आपको सबूत देने हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक एलिमेंट हो सकता है, जस्ट लाइक जैसे समझौता एक्सप्रेस में आपके सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर है जिसने दर्जनों पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया था, लेकिन हमने तो स्टेट ऑफ इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम था, और जो क्लियर इल्ज़ाम था, बाद में उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने कबूल की कि ये हमने किया है। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से भरे वो आपका एक पेड मिलिट्री ऑफिसर था, बट इफ़ यू वांट टू कॉल दैट अ नॉन स्टेट एक्टर फाइन, लेकिन हम पूरे भारत पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि स्टेट इसमें शामिल थी। तो आप पूरे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ना लगाएं, स्टेट पे इल्ज़ाम ना लगाएं, हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं भाई, ये तो बात ख़त्म है, अब हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना है, पाकिस्तान के अंदर जाके करना है। पाकिस्तान ने मना किया कि ऐसा नहीं है। बड़े तारीखी जुमले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने के बारे में सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। यही हुआ। भारत ने अपने बॉलीवुड माइंड सेट जो उसका है उसको सामने रखते हुए आके बालाकोट पे हमला किया।
जिस पे पाकिस्तान की जो उस वक्त DGIS-ISPR थे, उन्होंने कहा कि अब आप हमारे रिस्पॉन्स का इंतज़ार करें। और वो रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने रात में नहीं बल्कि दिन दिहाड़े दिया, और इस तरह से लूर इन किया कि वो जो एक जो एयरफोर्स की हिस्ट्री है उसमें एक एक नायाब ही तरह का वो एक काम था कि किस तरह से इंडियन पायलट को वो पाकिस्तान की हदूद में आया, पाकिस्तान ने उसको मार गिराया। रिपोर्ट्स ये भी थी कि 2 जहाज़ गिराए गए हैं, एक रिपोर्ट ये भी थी कि इंडिया ने अपना हेलीकॉप्टर खुद ही फ्रेंडली फायर में शूट डाउन कर दिया। लेकिन चलें, वो अलहदा बहसें हैं। फिर हुआ ये कि अभिनंदन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हदूद में वो गिरा, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो टीज़ फैंटास्टिक ये सारी बातें चली। लेकिन इंडिया की तरफ से वो जो एग्रेशन थी कि अब हम जाके दहशत गर्द मार देंगे, ये कर देंगे, या पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे, अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद वो बिल्कुल ऐसे बैठ के जैसे झाग बैठ जाती है। And I don't mean to be personal, don't mean to be derogatory towards India और their forces, लेकिन हकीकत यही है कि उसके बाद सारा ख़त्म। इनफैक्ट मुझे याद है कि इंडिया के वो लोग जो अर्नब गोस्वामी वगैरह और ये गौरव आर्या वगैरह की बातों को पोस्ट कर रहे थे, रीट्वीट कर रहे थे कि अब हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, जब उनका पायलट पकड़ा गया तो वो अर्नब गोस्वामी की तस्वीरें लगा रहे थे और गौरव आर्या और इन तरह के लोगों की लगा रहे थे कि डियर पाकिस्तान प्लीज़ इन लोगों को आप ले जाएं, हमारा पायलट हमें वापस कर दें। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग रिक्वेस्ट। खैर, वो पायलट वापस हुआ, वो मामला साहब ने देखा। इस दौरान इंडिया ने बहुत से झूठ बोले कि हमने 300 दहशतगर्दों को मार दिया है, हमने F-16 गिरा दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, वो इंटरनेशनल मीडिया को लेके गया वहाँ पे और जाके दिखाया कि आप देख लें ये कौन से, ये कुछ दरख्त हैं। अल जजीरा वगैरह सब ने कवर किया कि बस कुछ दरख्तों की टहनियाँ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कौवा शवा ये आके उन्होंने अपना पेलोड गिराया और चले गए। ये जो मकानात हैं इनमें 3 या 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने दावा किया है कि उसने 350 लोगों को मार दिया है बमबारी करके। जब्बा के मुकाम पे जो नूरान शाह का घर है, जो आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो इस घर के बिल्कुल नीचे हमें ये एक मरा हुआ कौवा नज़र आया है। और हमें नूरान शाह साहब ने ये बताया है कि ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअल्टी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कौवे की मौत वाक़या हुई है, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो फिर अटैक किया और फिर अभिनंदन वाली सारी बात मैंने एक्सप्लेन की। और साथ F-16 वाली बात, पाकिस्तान ने अपना फ्लीट भी सारा दिखा दिया कि सारे का सारा इंटैक्ट है, कोई F-16 भी नहीं गिरा। इनके भारत के ये सारे के सारे झूठ, और उनको एक नेशनल फेस सेविंग के लिए चाहिए था, इंटरनेशनल झूठ चाहिए था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और उसके बाद उसने पाकिस्तान को, यानी कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं, बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिसमें जाके उन्होंने कहा, यानी कि अमेरिका से जाके उन्होंने कहा तो अमेरिका ने भी इस चीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, ये बात जहन में रखें। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं किया। और एक फ्रांस ने किया, लेकिन शायद वो राफेल तैयारों वगैरह वाली बात चल रही थी। चाइना ने नहीं किया। इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने थे उन सब ने एक ही चीज़ की, अगर आप पाकिस्तान को बहज़ियत स्टेट समझते हैं कि वो इन्वॉल्व है तो फिर आपने उसका सबूत देना है। हद यह है कि भारत FATF के पास गया कि पाकिस्तान को आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में लेके जाएं। FATF ने ये बात भी नहीं मानी, क्योंकि बैनुल अक़वामी तौर पे आपको, यानी कि बेसिकली आप वो सबूत देने होते हैं कि भाई ये स्टेट उसमें इन्वॉल्व है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप, जोक्स ऑन और यू, आपको दुनिया जोकर के तौर पे देखेगी, आपको दुनिया देखेगी एक फ्रॉड के तौर पे, लेकिन दुनिया आपकी बात मानेगी नहीं। ये हो गया 2019। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2025। 2025 की मैं बहुत ज़्यादा, चूंकि बहुत रीसेंट बात है, मैं उसकी तारीख में नहीं जाऊंगा, अनलेस कि ये वीडियो आप जब ये रिकॉर्ड हो रही है इसे 3-4 साल बाद देखें तो फिर भी खैर चीज़ें आपके जहन में ताज़ी ही होंगी कि किस तरह से अटैक होता है, पहलगाम में होता है, पाकिस्तान उसे कंडेम करता है, लेकिन उस अटैक के 3-4 मिनट के अंदर अंदर इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। और 10 मिनट के, यानी कि जो इवेंट है इसकी कंक्लूजन के 10 मिनट के बाद FIR होती है, उसमें पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कोई एविडेंस ज़ीरो, सबूत ज़ीरो, इन्वेस्टिगेशन ज़ीरो। इंतहाई बचकाना और इमेच्योर रवैया इंडिया का कि सारा पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान ने उनको बताया कि देखो, जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान ने इनको ये बात बताई कि अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान आपको वो जवाब देगा जो आप बहुत अरसा याद रखेंगे। इसके बावजूद 2 हफ्ते उनको लगे, छोटी मोटी स्कर्मिशें इधर होती रहीं, लेकिन बिल आखिर ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज़ पे, मस्जिदों पे अटैक किया। पाकिस्तान ने फिर भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने उन इलाकों को निशाना नहीं बनाया, उन जगहों को नहीं बनाया जो उनके मुकद्दसात हैं, उनके मंदिर हैं, सो फोर्थ के, या उनके सिविलियंस हैं कि नहीं हम उस हद तक नहीं जाएंगे, हमारा अपना एक
कोड है, हमारा अपना एक रिलीजन है जो बताता है कि आप किस हद तक जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, ये दिया कि हम आपकी मिलिट्री को ही निशाना बनाएंगे। लेकिन जो पहला हिस्सा है वो उनकी रिपल्शन का है, यानी कि जिस रात उन्होंने अटैक किया, विद इन फ्यू मिनट्स पाकिस्तान की फिजाइया हवा में थी, और उसके बाद अगले 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर खबरें आई कि 5 इंडियन तैयारे मार गिराए गए हैं, जिस पे इंडिया ने पहले बहुत आए बाएं की, लेकिन जब इंटरनेशनल कन्फर्मेशन आना शुरू हुई, फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से आई, अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से आई, खुद इंडिया के अपने जो उनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने मानना शुरू किया, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने मानना शुरू किया कि हमने फलां फलां जगह जहाज़ देखा है। फिर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इवेंचुअली ये हुआ कि जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उनके जो फ़ज़ाइया के भारतीय एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने राफेल गिराए, तो उन्होंने कहा जंग में नुकसान होते हैं, यानी कि उन्होंने भी मान लिया कि हमारे त्यारे गिरे हैं। अब ये था वो फेज़ जब इंडिया की तरफ से अटैक हो रहे थे और पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा था। फिर ड्रोन्स की एक वेव आती है, पाकिस्तान ने 80 से ज़्यादा वो ड्रोन्स भी गिरा दिए। इस दौरान जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो ये सजेस्ट करती हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स और प्लेयर्स इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, ड्रोन गिरा दिए, तो इस पे आप ख़त्म कर दें। अब पाकिस्तान ने कोई हामी नहीं भरी थी, पाकिस्तान इस चीज़ पे उन्होंने ये बात सुनी, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन वो इस चीज़ पे गौर व फिक्र कर रहा था। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। अब CNN के मुताबिक ये वो टाइम था कि जब पाकिस्तान ने साफ जवाब दे दिया कि अब हमारी तरफ से जवाब आएगा। वो जवाब फिर बुनियान अल मरसूस की सूरत में पाकिस्तान ने दिया। फजर के वक्त इंडिया पे पाकिस्तान ने रिलेंटलेस अटैक किए और वो सारा क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, S-400 तबाह किया। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने इस बात को नलीफाई करने के लिए ये किया कि जो मोदी साहब है वो वहाँ पे गए और उन्होंने कहा देखे चूंकि मोदी साहब गए हैं तो हमारा S-400 तबाह नहीं हुआ। हम दिखा रहे हैं बैकग्राउंड पे मौजूद है। बट देयर इज़ वन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है जो मिलिट्री क्वेश्चन है, सियासी थिएट्रिक्स में बात नहीं कर रहा, कि अगर आपका S-400 वहाँ पे फुली इंटैक्ट था तो उधमपुर को वो बचा क्यों नहीं सका? उस एयरबेस का नुकसान क्यों, पाकिस्तानी मिसाइल्स को उसने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? अब बाद में आप कहीं और से खड़े कर दें या कुछ भी कर दें, पीछे वो पता तो नहीं फंक्शनल है या फंक्शनल नहीं है, कि देखो जनाब हमारा नज़रिया ये है, हमारा नैरेटिव ये है कि मोदी साहब चूंकि वहाँ पे गए हैं देयर फॉर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कहने वाली बात है कि मोदी साहब वहाँ पे गए हैं देयर फॉर मैं दुनिया का बादशाह हूँ। भाई इस चीज़ का उससे क्या ताल्लुक है? आप जाएंगे, फौजियों के हौसले बढ़ाते हैं, सारी दुनिया बढ़ाते हैं, इससे ये कैसे साबित हो गया कि उधमपुर बेस का नुकसान नहीं हुआ या S-400 का नुकसान नहीं हुआ? अब ये वो सारी बातें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो डिस्कस की। इसके साथ साथ CNN पे एक दो रिपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग जो इंडिया ने भी एक्सेप्ट की, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि जिस रात इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया उसी रात इंडिया ने कम्युनिकेट किया पाकिस्तान से और सीज फायर का कहा, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया कि जब तक रेट्रीब्यूशन नहीं होती, जब तक इंतकाम नहीं होता, जब तक ये मामला जो है ये लेवल नहीं होता, तब तक हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। और उसके बाद अब लोग इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर का कहा, बाद में मान भी गए कि नहीं हमने पहले कहा था। वो अपना मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि हमने तो दहशतगर्दों पे हमला किया लेकिन उल्टा उन्होंने भारत पे ही हमला कर दिया। आप खुद सुन ले यार, मैं म्यूट नहीं करना चाहता। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अब ये हालत है कि उनको शिकवा हो रहा है कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, भले वो दहशतगर्द कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरन स्टेट जो है उस पर अटैक किया गया, जिसमें चिल्ड्रन एज यंग एज 7 years old उनकी भी शहादतें हुई और उसको शिकवा हो रहा है। मतलब ये इनका प्राइम मिनिस्टर है जिसको हैरत हो रही है कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला क्यों किया। तो सीज फायर का तो वो कह रहे थे, ये तो रिपोर्ट हुआ, लेकिन हमें क्यों यकीन है कि इंडिया ही सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहा था कि जिस दिन पाकिस्तान ने काउंटर ऑफेंसिव किया, जिस दिन की सुबह को पाकिस्तान ने काउंटर ऑफेंसिव किया, उसी दिन की शाम होने से पहले पहले सीज फायर हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो इंडिया किसी ना किसी को कह ही रहा था ना, लेकिन उस फौरन मान गए। अब उसके पीछे पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसका इजलास तलब किया, ये बताया कि हम किसी हद तक जाने को तैयार हैं, और भी कुछ अनकन्फर्म खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने क्या टेस्ट किए, ये किए। खैर वो चूँकि अनकन्फर्म चीज़ें इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसके बाद अमेरिका की कोशिशें, बाकी दुनिया की कोशिशें, वो जो अमेरिका जो इस चीज़ में इनडिफरेंट था, तवज्जो नहीं दे रहा था, वो भी एकदम से आ गया
और उसने उसके बाद फिर इंडिया के बताने से पहले ही बता दिया कि सीज फायर एक्सेप्ट हो गया है। अब इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमने खुद ही किया है। लेकिन ये बात क्लियर है कि इंडिया ने अगर खुद ही करना होता तो अमेरिका को कैसे पता चल जाता ये पहले से ही। ये वो सारे हालात आपने सारा देख लिया कि स्वाय 1971 के जिसके हालात मैंने आपको बता दिए हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो किस चीज़ से नबर्द आजमा थी कि वो वाहिद जगह है जहाँ पे इंडिया को अपर हैंड मिला। उसके अलावा 1948 में दरख्वास्त इंडिया की तरफ से की गई, 1965 में पहले दरख्वास्त अमेरिका से की गई, और उसके बाद जब जो सितंबर की फुल स्केल वॉर होती है तो उसके बाद सीज फायर इतना जल्दी इंडिया ने एक्सेप्ट किया वो सबके सामने है। 1999 में वो अमेरिका के पास गए, 2019 में टी फैंटास्टिक थी, 2025 में 6-0 टू PAF अगेंस्ट IAF। ये वो सारे हालात हैं जो आपके सामने रखना मकसूद था कि जितना झूठ बोला जाता है कि इंडिया का क्या कोई मिलिट्री बर्तरी है पाकिस्तान पे, वो सारे का सारा डिबंक हो जाए। सारे एविडेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, बाय ऑल मीन्स इसको जाके वेरीफाई करें, अपनी तहकीक खुद करें। लेकिन हकीकत ये है कि ये जंगें इंडिया मुसल्लत करता रहा, और जब भी उसने मुसल्लत की है अपार्ट फ्रॉम 1971 पाकिस्तान ने उसका बहुत ही इफेक्टिव जवाब दिया है। अब अगली जंग कब होगी वी डोंट नो, लेकिन जब भी होगी, इफ हिस्ट्री इज एनीथिंग टू गो बाय, 2019, 2025 और जो अगला है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।